हेलो जी, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद अर्चना में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है और बाल विकास क्या होता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास। आज हम वृद्धि और विकास के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम जो हमारे विकास की जो अवस्थाएँ होती हैं उसका इंट्रोडक्शन करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास हम जानते हैं कि हमारी जो भी वृद्धि होती है और हमारा विकास होता है जब हम गर्भ में होते हैं, हमारी माँ के गर्भ में होते हैं, तब से स्टार्ट हो जाता है और जब तक हम मृत्यु पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक विकास और वृद्धि चलती रहेंगी। इसलिए वृद्धि और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं। वृद्धि एवं विकास, हम वृद्धि और विकास को कई बार एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। हम इनको एक जैसा समझ लेते हैं कि ये एक ही वर्ड है, इनका एक ही मीनिंग है, लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में इन दोनों के अलग अलग मीनिंग है, इनका अपना अलग अस्तित्व है। तो जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है। वृद्धि को हम बोलते हैं कि हमारी कोशिकीय वृद्धि, जब हमारी कोशिकीय वृद्धि होती है, हमारे शरीर में आकार में वृद्धि होती है, हमारे भार में वृद्धि होती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी वृद्धि हुई है। जैसे हम पता करते हैं कि हमारी लंबाई पहले की तुलना में कितनी बढ़ गई है, हमारा भार पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है, हम मोटे हो गए हैं, हम पतले हो गए, हम कैसे हो गए हैं, ये हमारी वृद्धि को दर्शाता है। हम जानते हैं कि हमारी लंबाई को हम माप सकते हैं कि कितने इंचेस पहले की तुलना में बढ़ी है। हम जानते हैं कि हम भार को भी माप सकते हैं कि हमारा पहले की तुलना में कितना किलोग्राम भार बढ़ा है और कितना किलोग्राम भार कम हुआ है। इसलिए हम वृद्धि को माप और तोल सकते हैं। जबकि विकास एक विस्तृत एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि भी शामिल होती है। विकास होता है सभी पक्षों में। वृद्धि को हम जानते हैं कि सिर्फ शारीरिक पक्ष में होती है, हमारे शरीर में वृद्धि कितनी हुई, हमारे शरीर के भार में कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो विकास होता है हमारे विकास की अवस्थाओं के सभी पक्षों से संबंधित होता है कि हमारा शारीरिक विकास कितना, हम शारीरिक रूप से कितने सुदृढ़ हुए हैं, हम मानसिक रूप से कितने सुदृढ़ हुए हैं, मानसिक विकास हमारा किस लेवल तक का बढ़ गया है, और हमारा संवेगात्मक रूप से हम कितने स्थिर हुए हैं, हमारा संवेगात्मक विकास कितना हुआ है, हमारा सामाजिक विकास कैसा हुआ है कि हम समाज के साथ किस प्रकार का समायोजन कर पाते हैं, हम समाज के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों के साथ मेल जोल हमारा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, हम बातचीत करने में कैसे हैं, ये हमारा सामाजिक विकास है। इसलिए विकास में सिर्फ शारीरिक वृद्धि को शामिल न करके हमारे विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसलिए विकास एक विस्तृत एवं व्यापक एस्पेक्ट है, एक व्यापक पक्ष है। वृद्धि और विकास के बारे में कुछ लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसमें से मेन हम श्रीमती हरलोक के बारे में पढ़ते हैं। श्रीमती हरलोक ने कहा है कि हमारे जो गर्भाधान है, जब हम हमारे माँ के गर्भ में आ जाते हैं, उसके बाद जो जीवन पर्यंत तक यानी प्रौढ़ावस्था तक तो चलती रहती है, उस प्रक्रिया को हम विकास कहते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विकास की अवस्थाओं को सिर्फ किशोरावस्था तक ही रखा है, लेकिन हमारा जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें हम प्रौढ़ावस्था को भी शामिल करते हैं। इसलिए हम श्रीमती हरलोक को पढ़ रहे हैं। श्रीमती हरलोक ने जो कुछ एस्पेक्ट दिए हैं विकास को समझाने के लिए कि विकास को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, हम विकास में किन एस्पेक्ट्स को शामिल करते हैं। श्रीमती हरलोक ने फर्स्ट में बोला है कि आकार में परिवर्तन, हमारे आकार में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, हमारी शारीरिक वृद्धि पहले की तुलना में हम लंबे हो गए हैं, हम मोटे हो गए हैं, हम किस प्रकार के हो गए हैं, हमारा शब्द भंडार कितना बढ़ा है, कितनी मात्रा में बढ़ा है। हम पहले एक शब्द जानते थे, आज हम हजारों शब्द जानते हैं। हमारी मानसिक शक्ति का विकास कितना हुआ है, पहले हमारी मानसिक शक्ति कम थी, लेकिन अब हमारी मानसिक शक्ति किशोरावस्था में बढ़कर विकसित हो चुकी होती है। इसलिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं में श्रीमती हरलोक ने बताया है कि हमारे आकार में भी परिवर्तन होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो। हमारा मानसिक, हमारे संवेगात्मक, हमारे सामाजिक, शारीरिक पक्ष का आकार बढ़ता है। अनुपात में परिवर्तन, श्रीमती हरलोक बताते हैं कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हमारे जो विकास के विभिन्न पक्ष हैं उनके अनुपात में भी परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग में कल्पनाशील होता है, बहुत ही कल्पनाशील होता है। वो हर चीज़ में छोटी छोटी बातों में सोचता रहेगा, कल्पना करता रहेगा, कार्टून्स के बारे में सोचता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम वास्तविकता के नज़दीक आते हैं। किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक हम बिल्कुल नज़दीक तक आ जाते हैं वास्तविकता के। इसलिए अनुपात में भी परिवर्तन होता है।
है। थर्ड बताया है पुराने चिन्हों की लुप्तता। जैसे जैसे हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, हमारे पुराने चिन्ह लुप्त होने लगते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ ग्रंथियों को एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे हमारी थाइमस ग्रंथि जो सीने में होती है, वो लास्ट में 6 या 7 वर्ष की आयु तक एक धागे के रूप में रह जाती है। हमारे पीनियल ग्रंथि होती है जो कि मानसिक विकास से संबंधित होती है, वो लास्ट में एक रेत के कण की तरह रह जाती है। इसलिए कुछ चिन्हों की लुप्तता भी होती है। जैसे एक बच्चे के दूध के दांत होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं, जैसे ही वो 4 या 5 वर्ष का होता है उसके दूध के दांत गिरने लगते हैं और वो उसकी जगह पे स्थायी दांत आ जाते हैं। इसलिए हमारे कुछ पुराने चिन्हों की लुप्तता होती है हमारे जो विकास में सम्मिलित हैं। जैसे हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। फोर्थ वन इज नए चिन्हों का विकास। जैसे ही हमारे कुछ पुराने चिन्ह लुप्त होते हैं, हमारे कुछ नए चिन्हों का विकास भी होता है। जैसे ही बच्चा शैशवावस्था में होता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में आता है, उसके बाद वो किशोरावस्था में आता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में उसकी हाइट में वृद्धि होती है। जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, उसके जननांगों में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार नए चिन्हों का विकास भी होता है। ये थे हमारे वृद्धि और विकास। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। तो अब हम जानते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? हम जानते हैं कि कई बार वृद्धि और विकास एक जगह पर प्रयुक्त करे जाने वाले शब्द हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक आधार पर इनमें अंतर होता है। वो अंतर को ही हमें सबसे पहले जानना होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है संकुचित अवधारणा, और ये है व्यापक अवधारणा। वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है, यानी कि मतलब इसमें सिर्फ एक पक्ष शामिल होता है, शारीरिक पक्ष की। हम शारीरिक रूप से कितने हष्ट पुष्ट हुए हैं, शारीरिक रूप से हमारी कितनी लंबाई बढ़ी है, हमारा कितना भार हुआ है, ये आता है वृद्धि में। लेकिन जो हमारा विकास है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास में सभी पक्षों को शामिल किया जाता है, चाहे वो हमारा शारीरिक हो, हम शारीरिक रूप से कितने समृद्ध हुए हैं, या हमारा मानसिक विकास हो कि हमारा मेंटल लेवल कितना, हमने कितना ग्रोथ किया है, या हमारा संवेगात्मक विकास हो, हमने इमोशनली हम कितने स्टेबल हुए हैं, या हमारा सामाजिक विकास हो कि हम कितने सामाजिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं। इसलिए विकास में सारे पक्ष शामिल किए जाते हैं। जो हमारी वृद्धि होती है वो बाहरी होती है, क्योंकि वृद्धि शारीरिक रूप शरीर से संबंधित होती है, शारीरिक दृष्टि से मापा या तोला जाता है उसको, तो वो बाहर रूप से हमें प्रदर्शित होती है। हमारा जो शारीरिक विकास है, हमारे जो शरीर है, वो हमें सबको दिख रहा है, इसलिए हमारी वृद्धि दिखाई देती है कि हम लंबाई में पहले की तुलना में कितने बड़े हैं, हमारा भार कितना बड़ा हुआ है, इसलिए वृद्धि हमें दिखाई देती है। लेकिन हमारा विकास दिखाई नहीं देता, बल्कि वो आंतरिक रूप से होता रहता है। उसको हम कैसे माप तोल सकते हैं? माप तोल नहीं सकते, हम उसको सिर्फ असेस कर सकते हैं कि हमारे व्यवहार में पहले की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है, हम किस प्रकार पहले व्यवहार करते थे और आज किस प्रकार करते। थर्ड पॉइंट इज निश्चित क्रम। और इसका निश्चित क्रम नहीं होता है। जो हमारी वृद्धि होती है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, क्योंकि वृद्धि कभी किसी अनुपात में बढ़ती है, कभी किसी अनुपात में होती है। ये जो हमारे मनुष्य दर इसमें मतलब वैरायटीज़ देखने को मिलती है हमें। किसी मनुष्य में शैशवावस्था में ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई मनुष्य किशोरावस्था में जाके ज़्यादा बढ़ता है, कोई प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था के एंड में जाके ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। लेकिन जो हमारा विकास है, इसमें इसका एक निश्चित क्रम होता है। ये विभिन्न अवस्थाओं से जो गुजरता है वो एक निश्चित क्रम में गुजरता है। पहले गर्भावस्था ही आएगी, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था ही आएगी, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ऐसा नहीं है कि पहले किसी में किशोरावस्था आ गई, किसी में प्रौढ़ावस्था आ गई, उसके बाद गर्भावस्था आई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक निश्चित क्रम में होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा विवृद्धि सूचक, यानी कि इंक्रीज दिखाते हैं, ये हमें इंक्रीमेंटल होते हैं। इसलिए इसके जो वृद्धि के साइन होते हैं वो विवृद्धि सूचक होते हैं कि हमारे हाइट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हमारा भार कितना बढ़ा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारा भार कितना, हमारी वृद्धि कितनी, हमारी हाइट कितनी कम हो गई है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। इसलिए ये जो इसके साइन होते हैं वृद्धि के, वो क्या होते हैं? विवृद्धि सूचक। और जो हमारा विकास है, इसके दोनों साइन हो सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीज़ भी डिक्रीज़ के रूप में भी दिखा सकता है, ह्रास सूचक भी हो सकते हैं, और विवृद्धि सूचक भी होते हैं, इंक्रीमेंटल भी होते हैं।
इसलिए जैसे कि वृद्धि सूचक, जैसे हमारा मानसिक लेवल पहले की तुलना में कितना बढ़ गया है, या फिर हम संवेगात्मक रूप से कितने स्थिर हो गए हैं। और ह्रास सूचक, जैसे कि हमारे कुछ चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, हमारी कुछ ग्रंथियाँ लुप्त हो जाती हैं, या फिर हमारे जो दूध के दांत होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, हमारे जो पहले का व्यवहार है वो लुप्त हो जाता है, हम मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए इसके जो साइन होते हैं वो दोनों होते हैं, ह्रास सूचक और विवृद्धि सूचक। हमारा 5th पॉइंट है माप तोल, यानी कि वृद्धि को हम माप तोल सकते हैं। हम माप तोल सकते हैं कि हमारे पहले की तुलना में कितना किलोग्राम भार बढ़ा है, कितनी इंच में हमारी हाइट वृद्धि हुई है। और लेकिन हम जो हमारा विकास है हमको एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं माप सकते कि इसमें इतना परसेंट या फिर इतना विकास हो गया है। इसको असेस किया जा सकता है, यानी हम असेस होता है, हम उसको ग्रेड दे सकते हैं। जैसे हम बुद्धि लब्धि को मापते हैं, हम बोलते हैं 90 से 110 तक की हमारी औसत, 90 से 110 तक का हमारी जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य औसत बच्चे की होती है। इसको हम असेस कर सकते हैं, यानी कि 90 से 110 तक वो कितने भी 95 वाला भी औसत बुद्धि वाला ही होगा, 108 वाला भी औसत बुद्धि वाला ही होगा। इसलिए हम इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि इतनी परसेंट इतना जो है संख्या में, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल सही अमाउंट में नहीं नाप सकते हम, लेकिन वृद्धि को हम एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में माप सकते हैं। हमारा 6th वन है दिखाई देती है। जो वृद्धि होती है हमारी, हम जानते हैं शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक पक्ष में होती है, इसलिए वो सभी को दिखाई देती है। अगर हम बड़े होंगे तो हम सबको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में ही बड़े हो रहे हैं हाइट में, ऐसा नहीं है, सबको दिखाई देगा। और जो हमारा विकास है वो आंतरिक होता है, सबको दिखाई नहीं देता। जब हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तब वो प्रदर्शित होता है। इसलिए जो हमारा विकास है वो व्यवहार में परिवर्तन है, उसको हम विकास कहते हैं, और ये आंतरिक होता है। हम इसे जान सकते हैं, जो क्योंकि हमारा व्यवहार होता है वो आंतरिक है, और हम उसे तभी प्रदर्शित करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। हमारा 7th पॉइंट है एक पक्ष, यानी कि वृद्धि होती है वो एक पक्ष से संबंधित होती है। शारीरिक वृद्धि, बार बार वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा सा इनके जो शब्दों में अंतर है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद हमें ये सारे पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक पक्ष में होता है, लेकिन हमारा विकास स्वतंत्र होता है। ये जो वृद्धि होती है वो विकास में शामिल होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है लेकिन हमारी वृद्धि नहीं हो रही है। अगर विकास हो रहा है तो हमारी वृद्धि भी हो रही है, यानी हम शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा विकास है वो स्वतंत्र है, वो वृद्धि पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, वो एकदम से स्वतंत्र है, वो एकदम से डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, यदि एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, उसकी हाइट लंबी नहीं है, लेकिन वो मानसिक रूप से सुदृढ़ है, वो उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है, वो सामाजिक स्तर पर अच्छा कार्य कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका विकास ढंग से हो रहा है, हम कह सकते हैं। इसलिए जो हमारा विकास है वो वृद्धि पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं, वो एकदम से स्वतंत्र है, वो बहुपक्षीय है, उसमें बहुत सारे पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, और हमारी वृद्धि में शामिल होता है सिर्फ शारीरिक पक्ष। आई थिंक अब आपको ये टॉपिक जो हमारा अंतर है ये समझ आ गया होगा। जब बालक का गर्भाधान से वृद्धि एवं विकास स्टार्ट होता है तो वो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है, और वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ने के कुछ सिद्धांत होते हैं। इसलिए वृद्धि एवं विकास के बाद हम कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और जब हम इनके मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इन्हें हम समझ जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट मैंने अधिकतर जो भी हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। हमारा फर्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, अर्थात विकास की दिशा क्या होती है। जो हमारे कुप्पूस्वामी हैं उन्होंने लिखा है कि जो हमारा विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात पहले हम सिर वाली एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद पैर वाली। जैसे ही हम गर्भ में होते हैं, हमारा पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद सारे अंग बनने स्टार्ट होते हैं। उसी प्रकार जैसे हमारा जन्म हो जाता है, शैशवावस्था में प्रवेश करते हैं, जैसे ही हमारा गर्भावस्था के जस्ट बाद बच्चा सबसे पहले हम बोल सकते हैं सिर को हिलाना सीखता है, उसके बाद वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो उठना सीखता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। और जो दूसरा जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, एक है सिर से पैर की ओर, दूसरा है केंद्र से परिधिया
केंद्र से परिधीय विकास, यानी हम केंद्र से सिरों की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारा रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे बाहरी अंग होते हैं, हमारे सिरे होते हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं, उनका विकास होता है। इसलिए विकास की दिशा का सिद्धांत हम इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिर से पैर को बोलते हैं हम सिर से पैर, इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल, इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल। और केंद्र से परिधि की ओर इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल। हम आसानी से इसके नाम से भी जान सकते हैं। सिफेलोकोडल सिर, सिर से पैर की तरफ, केंद्र से परिधीय विकास को बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। केंद्र से यानी कि रीढ़ की हड्डी से बाहरी सिरों की तरफ, बाहर की तरफ, केंद्र से परिधीय की तरफ, और सिफेलोकोडल सिर से पैर की तरफ। अब कई बार पूछ लेता है कि सिफेलोकोडल में क्या होता है, कैसे विकास होता है, तो हम सीधा सा बोल सिफेलोकोडल सिर से पैर की तरफ, और प्रोक्सिमोडिस्टल बोलेंगे केंद्र से रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ, सिरों की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ। ये हमने जान लिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि और विकास की दर। हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास की दर कभी भी एक समान नहीं रहती, कभी ये दर बर दर बढ़ते हैं। जैसे कभी हम देखते हैं कि ऐसा अवस्था में जो भी हमारी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होती है, वो एकदम तेज़ गति से बढ़ती है, और मानसिक विकास भी हमारा तेज़ गति से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था आती है, हमारी शारीरिक वृद्धि या हाइट बढ़नी, भार बढ़ना रुक जाता है। लेकिन जैसे ही हम वापस किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, हमारा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एकदम से बढ़ने लगता है। इसलिए कभी भी दर एक सी नहीं होती, हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। हम जानते हैं प्रौढ़ावस्था में फिर से हमारा जो विकास की दर है वो घटने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास और वृद्धि की दर कभी भी एक समान नहीं रहती, ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है। वृद्धि और विकास का क्रम, हम जानते हैं कि वृद्धि और विकास का एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम में चलते हैं ये। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो विकास है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। पहले गर्भावस्था आएगी, फिर शैशवावस्था आएगी, फिर हमारी बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, और फिर लास्ट में आती है हमारी प्रौढ़ावस्था। ऐसे नहीं कि प्रौढ़ावस्था पहले आ गई और किशोरावस्था बाद में आती है। इसलिए इनका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हमारा मानसिक लेवल में जो हमारी भाषा है, जो हम भाषा बोलते हैं, वो हमारे मानसिक विकास से संबंधित होती है। उसी प्रकार भाषा का विकास हम जानते हैं एक निश्चित क्रम में होता है। हम सबसे पहले सुनते हैं, बच्चा सबसे पहले सुनेगा, फिर सुनकर उसको अनुकरण करके वो बोलेगा। उसके बाद वो सबसे पहले जैसे ही वो स्कूल में प्रवेश करता है, वो पढ़ना सीखता है। उसको सिखाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसको रिकॉग्नाइज करवाया जाता है, और उसके बाद वो A फॉर एप्पल लिखना सीखता है। इसलिए ये सारी चीज़ें क्रम में होती हैं। जो हमारा भाषा विकास है वो होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये एक निश्चित क्रम में होती है। ऐसे नहीं है कि राइटिंग पहले करेंगे और रीडिंग बाद में करेंगे। पहले लिसनिंग करेंगे, फिर बच्चा बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा लास्ट में। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो हमारे ये वृद्धि और विकास हैं वो परस्पर संबंधित हैं। इनके जो विभिन्न पक्ष हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, संबंधित हैं। अगर एक पक्ष में विकास धीमा होता है या कम होता है तो उसका दूसरे पक्ष पर भी असर अवश्य पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हम शारीरिक रूप से कोई बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर हमारा शरीर, हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो ही नहीं सकते। हम किसी भी चीज़ में दिमाग लगा ही नहीं सकते। जब तक हमारे शरीर में हमारा पूरा ध्यान हमारी बॉडी में रहेगा, हम कभी भी मानसिक लेवल पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार अगर मानसिक लेवल पर कम होगा तो वो समाज से भी इंटरेक्शन कम कर पाएगा, और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए ये दोनों जो हमारे विकास के पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, संबंधित हैं। इनको अलग अलग करके हम नहीं देख सकते, इनको हम इकट्ठा देखते हैं, एक संगठन के रूप में देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ निरंतर विकास का सिद्धांत। अर्थात हमारा जो विकास है वो एकदम से अचानक से नहीं होता, बल्कि निरंतर चलता रहता है। हम विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हैं, शैशवावस्था,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अर्थात एकदम से नहीं होता, हम एकदम से प्रौढ़ नहीं हो जाते, बल्कि हम अपनी स्टेजेस को पार करते हैं और विकास को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो विकास का सिद्धांत है वो निरंतर होता रहता है। हम जन्म से गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक हम मर नहीं जाते। हमारा 6 है एकीकरण का सिद्धांत। अर्थात हम इंटीग्रेटेड, मतलब जो हमारा विकास है वो इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि हम एक दूसरे से वो जो हमारा विकास है वो एकीकरण का सिद्धांत में हमारा विकास है वो एकीकरण करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है वो पहले हम संपूर्ण अंगों को, जैसे कोई बच्चा है संपूर्ण अंगों को पहले ही लाएगा, पूरे हाथ पैर मारेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा, वो सिर्फ उंगलियों को हिलाएगा, उसके बाद वो हाथ और उंगलियों को दोनों इकट्ठा करके कोई चीज़ को पकड़ेगा। अर्थात वो एकीकृत करता है, उनको इंटर रिलेट करता है, उनको इकट्ठा करता है। एंड 7th इज वंशानुक्रम एवं वातावरण। जो हमारा वृद्धि एवं विकास का 7th पॉइंट है वंशानुक्रम वातावरण। अर्थात हमारा जो विकास होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण का ही प्रतिफल होता है। हम वंशानुक्रम वंशानुक्रम से लेके आते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, जो गुण हम हमारे पूर्वजों से लेके आते हैं, और जो हमें वातावरण मिलता है, बाहर आके हमें जैसा वातावरण मिलता है उसका गुणनफल ही हम होते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हम जो होते हैं, हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया होती है, यानी गुणा। वंशानुक्रम व वातावरण की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, अंतःक्रिया होती है। इन दोनों के कारण ही हमारा व्यक्तित्व होता है और हम हैं। 8th पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। अर्थात विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी व्यक्ति सेम नहीं होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर जगह देखने को मिलती है। हम नहीं सोच सकते, हम नहीं ऐसा उम्मीद कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ही जैसा होगा। जैसे चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो, चाहे वो कुछ जुड़वा भाई बहन क्यों ना हो, उनमें भी 90% तक ही सेम होता है, 10% फिर भी अलग होता है। चाहे वो बहन बहन हो, भाई भाई हो, कोई भी हो, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हमें एक दूसरे में मिलती हैं। इसलिए तो, और व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे घर में ही हमारे आपस में हम जो भाई बहन हैं क्या सेम हैं, हम आपस में कुछ ना कुछ गुणों में बल्कि बहुत गुणों में अलग होते हैं। हमारा 9th है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अर्थात यूनिवर्सल बोल सकते हैं हम इसको। जो हमारा विकास है वो यूनिवर्सल होता है। अर्थात मतलब जो इसके ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह प्रतिमान समान ही होते हैं, चाहे वो अमेरिका का बालक हो, चाहे वो इंडिया का बालक हो। समान रूप से पहले उसमें शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पहले वो घुटनों के बल चलेगा, फिर जाके वो चलना सीखेगा, फिर वो साइकिलिंग करेगा। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, कैसा भी हो, प्रतिमान सबके समान होते हैं। सब एक जैसा, मतलब एक जैसा रूल फॉलो करते हैं। 10th है भविष्यवाणी। हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो बच्चा प्रेजेंट में कर रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो भविष्य में जाकर क्या बनेगा। अगर आज वो शैशवावस्था में वो शारीरिक रूप से समृद्ध है और शारीरिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो आगे जाके खिलाड़ी बन सकता है। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से अच्छा कार्य कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बौद्धिक रूप से अच्छा होगा, कुछ मानसिक कार्य करेगा। और अगर कोई बच्चा शैशवावस्था में ही समाज से अंतःक्रिया करने में सफल होता है और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें नेता बनने के गुण हैं। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए। मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं उनमें कुछ सुधार कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।